हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और हम जो पॉलिटी की सीरीज लेकर आए हैं उसी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का नाम है नागरिकता। और ये नागरिकता की मेरी तीसरी क्लास है। ठीक, मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था कि जो मेरी सिटीजनशिप है, जो मेरी नागरिकता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान लिखा हुआ है और इसी नागरिकता को हमने कहाँ से कॉपी किया है? ब्रिटेन से कॉपी किया है। दूसरा, इसका जो सोर्स है या फिर इसका जो नेचर है वो कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप है या एकल नागरिकता है। मैंने ही आपको बताया था कि नागरिकता के जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? 5 से 11 तक हैं। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सिटीजनशिप है उस सिटीजनशिप में 5 से 11 आर्टिकल को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है। एक में तो वो जो संविधान लागू होने के समय और एक वो जिन पर संसद जो है वो डिसीजन लेती है। ठीक, तो कहने का मतलब 5, 6, 7, 8 आर्टिकल को मैंने अलग रखा था और आज जिस आर्टिकल की बात कर रहा हूं वो आर्टिकल है 9, 10 और 11। इससे पहले वाली क्लास का जो हमने पढ़ा है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 5 के अंदर मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, कहने का मतलब नागरिकता की परिभाषा। हमारे देश में वो व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 नागरिकता के प्रावधान या जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो वो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय जो भी व्यक्ति भारत में रह रहे हैं 5 साल पहले से, वो भी व्यक्ति कहाँ के नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में, जिसमें मैंने आपको डेट बताई थी 19 जुलाई 1948। से पहले जो व्यक्ति आए हैं वो ऑलरेडी भारत के नागरिक, जो बाद में आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपनी क्या लेनी पड़ेगी? नागरिकता लेनी पड़ेगी। फिर मैंने बताया था भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में, I2P याद है ना? P2I और I2P, भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में मैंने आपको बताया था अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पे हमने एक डेट पढ़ी थी 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति गए हैं उनकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके बाद भारत में आता है तो उसकी नागरिकता को हम वही रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या करेंगे? देंगे। आर्टिकल 8 में मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था NRI, PIO और OCI कार्ड के बारे में। वो व्यक्ति जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं उनको हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन किसी कार्ड के थ्रू, जिसको हमने OCI, PIO और NRI बोला था। और मैंने आपको बताया था 2015 एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके तहत हमने क्या किया? OCI और PIO कार्ड को कंबाइन कर दिया गया और उनको एक कार्ड बोल दिया गया। आज की जब हम क्लास की बात करते हैं, जब मैं आज की क्लास शुरू करता हूं तो पहले तो हम जो बचे हुए 3 आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक आर्टिकल है 9, एक आर्टिकल है 10 और एक आर्टिकल है 11। आर्टिकल 9 को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से साउंड निकलती है नो। इसका कहने का मतलब है किसी दूसरे देश की नागरिकता मत लो। कहने का मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता मत लो। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को लोगे तो आपके देश की नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आर्टिकल 9 के अंदर लिखा है दूसरे देश की नागरिकता मत लो। अगर दूसरे देश की नागरिकता को लोगे तो आपकी देश की नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 बात करता है नागरिकता का बने रहना। कहने का मतलब जब तक हमारी संसद नागरिकता के ऊपर कोई कानून नहीं बनाती है वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को नहीं छीन सकती है। कहने का मतलब हर एक व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद उसके ऊपर क्या ना बना दे? कानून ना बना दे। इसीलिए आर्टिकल नंबर 11 में लिखा है कि नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? संसद को है। केवल संसद ही नागरिकता के नियमों में बदलाव कर सकती है, नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है। और ऐसा हमारी संसद ने किया है कितनी बार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 बार। अभी तक 9 बार नागरिकता के कानूनों में संशोधन हो चुका है। सबसे पहला 1955, फिर 1957, फिर 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी लेटेस्ट
जिसके ऊपर आपने बहुत सारा बवाल देखा था। हमारे देश में काफी अशांति फैली थी जिस कानून को लेकर, उसे ही कहा गया था 2019 CAA। वो भी मैं आपको क्लास में लास्ट में समझाऊंगा कि 2019 CAA क्या था। तो बहुत आसान है, अगर हम अपने सिटीजनशिप के आर्टिकल को देखें तो 5 से 11 एक सेकंड में हम लोग मतलब बहुत स्पीड से हम याद कर सकते हैं। 5 नागरिकता की परिभाषा, 6 पाकिस्तान से भारत, 7 भारत से पाकिस्तान, 8 भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, दैट इज NRI, PIO, OCI। 9 का मतलब नो, 10 का मतलब नागरिकता का बना रहना, और 11 का मतलब इसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास होगी? संसद के पास होगी। और संसद ने ऐसा कितनी बार किया है? 9 बार किया है। पहले हुआ 55 में, फिर हुआ 57 में, फिर हुआ 60 में, फिर हुआ 86 में, फिर हुआ 92 में, फिर हुआ 2003, 2005, 2015 और 2019। जो लेटेस्ट अभी संविधान संशोधन हुआ था नागरिकता के ऊपर, वो हुआ था 2019 में। अब अगर हम बात करें तो इसमें से 1955 का संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि हम किस व्यक्ति को कितने तरीके से नागरिकता दे सकते हैं और नागरिकता को छीन सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता लेनी है तो कितने तरीके से वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है और कितने तरीके से उसकी नागरिकता को क्या कर सकते हैं? हम समाप्त कर सकते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की प्राप्ति की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपके सामने पेंटागन बनाया है, 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइड होती हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता को हम कितने तरीके से लेते हैं? 5 तरीके से। और ये बना हुआ है मेरा ट्रायंगल, इसका मतलब नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त कर सकते हैं? 3 तरीके से समाप्त कर सकते हैं। जब नागरिकता के नियमों की बात करते हैं कि नागरिकता को कितने तरीके से लिया जाता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के थ्रू नागरिकता, देशीकरण के थ्रू नागरिकता, या फिर ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश ने कहीं जीत लिया हो या अर्जित कर लिया हो उसके आधार पर नागरिकता। अब मैं आपको ये पांचों के पांचों समझा देता हूं और फिर इनको समझा देता हूं कि कितने तरीके से नागरिकता को ले सकते हैं और कितने तरीके से नागरिकता को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ। जब हम सिटीजनशिप बाय बर्थ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 5 के तहत, कहने का मतलब जिस भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होता है वो प्रत्येक व्यक्ति कहाँ का नागरिक माना जाता है? भारत का नागरिक। लेकिन इसमें हमारे देश को बड़ी समस्या आई, जो भी विदेशी दंपतियां थी या विदेशी लोग थे जो भारत में घूमने के पर्पज से आते थे, अगर उनके बच्चे का जन्म भारत में होता था तो वो इस बात को कहते थे कि हम, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में होगा वो नागरिक कहाँ का होगा? भारत का। तो वो भारत की नागरिकता को मांगने की विषय के बारे में बात करते थे। इसलिए हमारे देश ने एक संविधान संशोधन किया जो हुआ 1986 में, जिसमें यह कहा गया कि जो भी व्यक्ति भारत में जन्मेगा या जो भी बच्चा भारत में जन्मेगा उसके माता या पिता या दोनों कहाँ के नागरिक होने चाहिए? भारतीय नागरिक होने चाहिए। और इसे लागू कर दिया गया 1 जुलाई 1987 से। 1 जुलाई 1987 से इसको लागू कर दिया गया, जिसमें कहा गया माता या पिता या दोनों कहाँ के नागरिक हो? भारतीय नागरिक हो। लेकिन इसमें भी दिक्कत हुई, बहुत से लोग ऐसे विदेशी, हमारे देश के आसपास की बात करें जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कुछ विदेशी नागरिक भारत में एंट्री कर जाते थे अवैध तरीके से और वो भारत की महिलाओं से विवाह कर लेते थे और विवाह करने के बाद उनके बच्चे का जन्म भारत में होता था। तो वो इस बात को कहते थे कि ये इस व्यक्ति को नागरिकता कहाँ की मिलनी चाहिए? भारत में मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से तो हमारे देश में जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, या कहने का मतलब हमारे देश को इस बात का डर रहता था कि कहीं ना कहीं हमारे देश मतलब असुरक्षित है। इसीलिए एक और संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसके तहत PIO OCI कार्ड का प्रावधान रखा गया और 2004 में एक बात को लागू कर दिया गया कि माता या पिता दोनों कहाँ के नागरिक हों? भारतीय नागरिक हों। लेकिन अगर उनमें से कोई एक बाहर का है तो वो इलीगल डॉक्यूमेंट से भारत में ना आया हो, उसके पास कैसे डॉक्यूमेंट्स हो? लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे वो भारत में आया हो। जैसे मैंने आपको बताया था 2003 में कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे PIO को और OCI को, जिसके तहत हम उन लोगों को कहाँ की नागरिकता देते थे? भारत की। लेकिन उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट था, उनके पास वीजा भी था, उनके पास पासपोर्ट भी था और उनके पास हमने क्या बोला? PIO कार्ड भी है, OCI कार्ड भी है, जिसके तहत हमने क्या किया गया? इनको भारतीय नागरिकता दी गई। लेकिन कुछ कंट्री को हमने इससे क्या किया था? दूर रखा था। उनके नाम भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए। तो बहुत आसान है, अगर हम पहली
नागरिकता के जन्म के बारे में बात करें, जन्म के आधार पर नागरिकता, तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा। कंडीशन अप्लाइड। 1986 में संविधान संशोधन हुआ। माता पिता या दोनों में से दोनों कहाँ के नागरिक हों, भारतीय नागरिक हों। अगर दोनों में से कोई एक भारतीय है तो दूसरा इलीगल तौर पे ना रह रहा हो भारत में, बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा, हम किसके आधार पे ले सकते हैं? वंश के आधार पे ले सकते हैं। ये वंश के आधार पे नागरिकता लेने वाले लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो जिनका जन्म कहाँ होता है? भारत से बाहर होता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर है तो वो व्यक्ति वंश के आधार पर ये कह सकता है कि जी मेरे पूर्वज रहने वाले कहाँ के थे? भारतीय थे। उसके आधार पे वो किसकी नागरिकता ले सकता है? भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन जब वंश के आधार पे हमने बात की है तो एक तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उस वंश के आधार पे हम उसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकते हैं जिस व्यक्ति के पिता का क्या के हों? भारतीय हों। जिस व्यक्ति के पिता भारतीय हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग हो, आप लोगों को अगर इन फ्यूचर में कोई जानेगा तो आपके फादर के नाम पे जानेगा। जैसे पुराने जमाने में होता था कि भाई फलाना आदमी इसका लड़का है, इसका लड़का है। बहुत कम अपने मातृ पक्ष से या माता के पक्ष से जाने जाते थे। कहने का मतलब जब हम बात करते हैं 1992 की या 1990 के दशक की, उससे पहले के दशक की, तो महिलाओं की स्थिति हमारे देश में इतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति को उभारा गया, ठीक। और जब इस स्थिति को उभारा गया तो 1992 में एक संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत माता शब्द को जोड़ा गया और ये कहा गया माता या पिता या दोनों अगर भारतीय हैं तो उस आधार पे, वंश के आधार पे हम उस व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये अप्लाइड है, उस व्यक्ति के जन्म के बाद 1 साल के अंदर उसे क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ही भारत की नागरिकता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कहने का मतलब वंशानुगत नागरिकता हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों का जन्म भारत से बाहर हुआ है और वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज रहने वाले कहाँ के हैं? भारतीय हैं। कहने का मतलब हमारे माता पिता में से कोई एक भारतीय है, उस आधार पे हमें कहाँ की नागरिकता दे दो? भारत की नागरिकता दे दो। लेकिन उनके जन्म के बाद 1 साल के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तीसरे की बात करते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकते हैं जो भारत से बाहर रहता है, जिसे हम भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। जिसे मैंने बताया था पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड के द्वारा, वो ये बात कहते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के रहने वाले हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये अप्लाइड है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पंजीकरण के द्वारा हम भारत की नागरिकता देते हैं तो उस व्यक्ति को आवेदन से पहले कितने साल भारत में रहना होगा? 7 साल भारत में रहना होगा। लेकिन वो 7 साल कंटिन्यूअस पीरियड नहीं है, आप आते जाते रहने चाहिए। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया उससे पहले कंटिन्यूअस कितना साल होना चाहिए? 1 साल होना चाहिए या 12 महीने होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पंजीकरण में याद रखना है, वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक। पंजीकरण के थ्रू भारत की नागरिकता ले सकता है जो 7 साल तक भारत में रहा हो, ठीक, और उसमें से 1 साल क्या हो? कंटिन्यूअस हो। कहने का मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम 6+1 कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं देशीकरण के द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। कोई भी व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। कंडीशन अप्लाइड, 14 साल तक भारत में रहा हो, ठीक। 14 में से 11 साल मिनिमम उसके भारत में हो और 1 साल लगातार भारत में रहा हो रजिस्ट्रेशन से पहले। दूसरी बात, उसने जब वो भारत में रहा 11 साल तक, तो उस 11 साल में उसने भारतीय संविधान की 8वें शेड्यूल में लिखी हुई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को क्या कर लिया हो? सीख लिया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कभी कहीं घूमने जाते हैं, जैसे हम कभी साउथ में चले जाते हैं, तो जैसे ही हम साउथ में कुछ बोलते हैं, ठीक, मतलब वहां के लोगों की भाषा अलग होती है और हमारी भाषा अलग होती है, वो तुरंत पहचान जाते हैं कि लोग कहाँ के हैं। अगर आपने गलती से उसके कुछ वर्ड्स को कॉपी भी कर लिया और आपने बोलना शुरू किया, तब भी वो व्यक्ति बता देते हैं कि आप नॉर्थ इंडियन हो या कहाँ के हो। कहने का मतलब हमारी फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर हम साउथ में रहने लगे, हमें रहते हुए 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल हो जाए, तो हम उस भाषा को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और कॉपी करने के बाद जब हम बोलने लगते हैं वहीं के हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं भाई ये रहने वाला व्यक्ति कहाँ का है? यहीं का रहने वाला है। ऐसे ही व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है और अगर उसने भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से एक भाषा को क्या कर लिया हो? सीख लिया हो। 5वां बहुत आसान है, जिसे हम अर्जित क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा क्षेत्र जो क्षेत्र किस में मिल गया हो? भारत में मिल गया हो। उस क्षेत्र के अंदर आने वाले लोग भी
ऑटोमेटिकली कहाँ के नागरिक होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं। तो उन लोगों को भी हम कहाँ की नागरिकता दे सकते हैं, भारत की नागरिकता दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सिक्किम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का बनने वाला 22वां राज्य था सिक्किम, और सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। ठीक, और जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो सिक्किम में रहने वाले लोग भी कहाँ के व्यक्ति हो गए, भारत के। तो उन्हें हमने अर्जित क्षेत्र के द्वारा, एक्वायर्ड टेरिटरी के द्वारा कहाँ की नागरिकता दे दी, भारत की नागरिकता दे दी। अब ये तो वो प्रावधान थे जिसके थ्रू हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब कितने तरीके से भारत की नागरिकता को खत्म किया जा सकता है? अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता किसी व्यक्ति ने ले ली तो उसकी अपने देश की नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नागरिकता को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। इसमें भी यही प्रावधान होता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लिया और अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया। तीसरा है, सरकार द्वारा, मतलब गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को कभी भी छीन सकती है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। ऐसा ही नहीं है कि भाई आज बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया है, सरकार का मन करा तो सरकार ने किसी की भी नागरिकता को छीन लिया। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी शत्रु देश की युद्ध के समय सहायता करता है, या फिर अपने देश में रहते हुए अपने देश को तोड़ने की बात करता है, या अपने देश में रहते हुए संविधान का उल्लंघन करता है, उस कंडीशन के दौरान उस व्यक्ति की नागरिकता सरकार के द्वारा क्या कर दी जाती है, निरस्त कर दी जाती है। ठीक, खत्म कर दी जाती है। कहने का मतलब बड़ा आसान है। 5 तरीके से हम नागरिकता ले सकते हैं: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक, और अर्जित क्षेत्र के आधार पर। 5 हो गए। ठीक, जन्म के आधार पर याद रखना है आपको, मैंने आपको अभी बताया डेट 1986, 1987, माता पिता दोनों, अगर एक है तो इलीगल नहीं होना चाहिए। वंश के आधार पे जो व्यक्ति बाहर रह रहा है, जिसका जन्म बाहर हुआ है, वो व्यक्ति कहता है मेरे वंशज कहाँ के हैं, भारत के, तो नागरिकता कहाँ की चाहिए, भारत की। ठीक है, नागरिकता देंगे। लेकिन माता पहले कौन थे, पिता, फिर बाद में किसकी बात आई, माता की। माता या पिता या दोनों कहाँ के नागरिक हो, भारत के। लेकिन जन्म के बच्चे के जन्म के बाद अंडर 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। कहाँ की नागरिकता मिलेगी, भारत की, वंश के आधार पे। पंजीकरण, ओसीआई पीआईओ कार्ड, 7 साल, 6 प्लस 1, 6 साल, ठीक, प्लस 1 याद रखना है। 7 साल भारत में रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले 1 साल कंटिन्यूएशन। देशीकरण, 22 में से एक भाषा का क्या हो, उसे ज्ञान हो, कितने साल रहा हो, 11 साल में से 1 साल क्या हो, कंटिन्यूअस। अर्जित क्षेत्र, कोई क्षेत्र आकर किस में मिल गया, भारत में, तो उस के क्षेत्र के रहने वाले लोग भी कहाँ के नागरिक हो गए, भारत के नागरिक हो गए। बिल्कुल आसान, इजी, याद हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो है 2019 का CAA, जिसके ऊपर सबसे बड़ा बवाल हुआ था। देखो बहुत आसानी से समझाता हूं आपको। जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। कुछ समय बाद पूर्वी पाकिस्तान को बना दिया गया बांग्लादेश। ठीक, तो 3 देश ऐसे थे, आपको 3 देश याद रखने हैं। एक तो याद रखना है पाकिस्तान, एक याद रखना है अफगानिस्तान, और एक याद रखना है बांग्लादेश। एक याद आपको रखना है बांग्लादेश। ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, अफगानिस्तान में रहते थे और बांग्लादेश में रहते थे, लेकिन जिनके साथ इनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, जिनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था, और वो भी केवल कितने रिलीजन हो, 6, उसमें चाहे हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या सिख हो। अगर इन धर्मों के लोगों के साथ इन 3 देशों में गलत तरीके से व्यवहार हो रहा है, इनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और ये लोग चाहते हैं, और ये भारतीय हैं, तीनों के तीनों देश में रहने वाले लोग कौन हैं, भारतीय हैं, और ये कहाँ आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। ठीक, ये मुद्दा काफी लंबे समय तक चल रहा था। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने 2-3 मूवीज को देखा, जैसे आपने एक मूवी देखी कश्मीर फाइल, उसमें दिखाया गया। जैसे अभी लेटेस्ट एक मूवी रिलीज हुई है गदर, उसमें आपने देखा कैसे एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उससे पूछा जाता है कि आपको कुरान चाहिए या आपको, ठीक, मतलब ये गीता चाहिए। ठीक, तो उसके आधार पे व्यक्ति को मार दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, हमारे देश के जो हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ठीक, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। किन देशों में, 3 देशों में, और ये लोग कहाँ आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं।
तो लंबे समय से इस चीज की मांग चल रही थी और कुछ लोग चोरी छुपे भारत में घुस भी रहे थे, इनकी आबादी बढ़ती जा रही थी, गवर्नमेंट को इसकी चिंता थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक संविधान संशोधन किया जिसे कहा गया 2019 का संविधान संशोधन, और जिसके तहत ये कहा गया 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भारत में आया है तो उसको नागरिकता कहां की मिल जाएगी, भारत की। लेकिन जो 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आया है उसके लिए कम से कम कितने साल होने चाहिए, 5 साल। तब वो किसके लिए अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ठीक वो सारी की सारी चीजें देखी जाएंगी कि वो लीगल है क्या है, वो सब गवर्नमेंट का काम है। तो ये प्रावधान किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चर्चाओं में क्यों आया, चर्चाओं में इसलिए आया क्योंकि ये जो 6 धर्म थे, इन 6 धर्मों के नाम ना लेके गवर्नमेंट ने इसे बोला था अल्पसंख्यक। गवर्नमेंट ने इसे बोला था अल्पसंख्यक, यानी कि कहने का मतलब इसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है ऐसा देश जिसमें इन लोगों की संख्या क्या हो, कम हो। ठीक, फॉर एग्जांपल इसमें मुस्लिम धर्म नहीं था। अब मुस्लिम धर्म नहीं था तो भारत से बाहर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो ये मॉडर्न कंट्री है। कहने का मतलब यहाँ पे मुसलमानों की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसमें मुसलमानों को ऐड नहीं किया गया, इसीलिए ये संविधान संशोधन सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा और मुसलमानों ने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक, तो आज की क्लास में नागरिकता को पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इससे पहले 2 क्लास में ले चुका हूं, पूरा डिटेल में नागरिकता को मैंने पूरा अच्छे से, जहां तक क्वेश्चन पूछे गएंगे वहां तक मैंने आपको समझा दिया है। आर्टिकल 5 से 11 ब्रिटेन इसका सोर्स है, सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 डेफिनेशन, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत, आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान, आर्टिकल 8 एनआरआई पीआईओ ओसीआई, आर्टिकल 9 नो किसी दूसरी देश की नागरिकता मत लो, आर्टिकल 10 नागरिकता का बने रहना, आर्टिकल 11 संविधान क्या, ठीक, जो संसद है वही क्या बनाएगी, नागरिकता के ऊपर कानून। कितनी बार संविधान संशोधन हुआ, 9 बार, 55, 57, 60, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019। ठीक, उसके बाद कितने तरीके से नागरिकता को ले सकते हैं, 5, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित क्षेत्र के आधार पर। कितने तरीके से खत्म हो सकती है, 3 तरीके से। किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे, आपके देश की नागरिकता खत्म, खुद नागरिकता को त्याग सकते हैं, या फिर सरकार नागरिकता को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। और लास्ट में मैंने आपको बताया 2019 CAA, जिसके तहत 3 देशों में 6 धर्मों के लोग जो भारतीय हैं, वहां रह रहे हैं, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार हो रहा है और वो कहाँ आना चाहते हैं, भारत में। गवर्नमेंट ने कहा 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आएगा वो भारत का नागरिक, उसके बाद जो आएगा उसे कितने साल रहना पड़ेगा, 5 साल। तब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, तब उसे भारत की क्या देंगे, नागरिकता देंगे। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट द सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आप चाहते हो कि इसी शॉर्ट फॉर्म में ठीक जीएस के कॉन्सेप्ट को मैं आपको दूं, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके तहत आप बहुत अच्छे से जीएस को समझ पाओ और जीएस को पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।